बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 258 निक्सात सुन चुके हैं और अब 259 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। इससे भी ज़्यादा महफूज हम उस वक्त थे जब अपने मिशन पर इराक आए थे, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। लेकिन अंजाम क्या हुआ? आर्थर ने मुजरबाना अंदाज में पहलू बदला और अपनी सेक्रेटरी को जाने का इशारा किया। मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। देखो, अब जो भी सूरत हाल है उससे हमें मिलकर ही निकलना है। सेक्रेटरी के जाने के बाद उसने कहा, मैंने कहा था कि मुझे इन बातों से कोई गरज नहीं, अपने मसाइल से तुम खुद निपटोगे। मुझे तो सिर्फ इस बात की गरज है कि हाई कमान मेरे लिए क्या हदायत जारी करती है। मैं उन्हें मुतल्ला कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे घर जाना होगा। यहाँ तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। इसी दौरान तुम मरहम पट्टी करा लो। मेरे जख्म मंदे मिल हो चुके हैं मिस्टर आर्थर। अगर ऐसा ना होता तो हमें डिस्चार्ज करने का फैसला ना किया जाता। टारमंडू के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अब मजीद बैंडेज की ज़रूरत नहीं महसूस होती। हाँ, एक मसला ज़रूर हो गया है, मैंने सोच में डूबने की अदाकारी करते हुए कहा। तशद्दुद के दौरान मेरे सर पर चोट आई थी। उसके बाद से किसी वक्त मेरा सर चकराने लगता है। शायद मेरी यादाश्त भी मुतासर हो गई है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक अलामत है। खास तौर पर एक फील्ड एजेंट को तो हर एतबार से फिट होना चाहिए। फील्ड एजेंट की जिंदगी कितनी होती है, मैंने तल्खी से मुस्कुरा कर कहा, और जिस कदर होती है उसका भी ज्यादा भरोसा नहीं होता। किसी भी लम्हे जिंदगी का चिराग गुल हो सकता है। आर्थर ने इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को तलब किया और एक पर्चे पर कुछ लिखकर उसकी तरफ बढ़ाया। सेक्रेटरी ने पर्चे पर नजर डाली और इस बात में सर हिलाकर बाहर निकल गई। मैंने तुम लोगों के लिए रेडीमेड लिबास मंगवाया है, आर्थर ने कहा। कपड़े आने तक तुम दोनों अपने हुलियों में थोड़ी बहुत तब्दीली कर लो ताकि एक नज़र में तुम्हें शिनाख्त न किया जा सके। आर्थर हमें मुले का कैबिन में ले गया जहां हल्के फुल्के मेकअप के लिए जरूरी सामान मौजूद था। मैंने और टारमंडू ने 15 मिनट के अंदर अंदर अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब हमें आसानी से शिनाख्त नहीं किया जा सकता था। आधे घंटे बाद हमारे लिए रेडीमेड लिबास और जूते वगैरह भी आ गए और हम कपड़े तब्दील करके चलने के लिए तैयार हो गए। अंदेशा ये है कि इस वक्त बसरे की सड़कों पर तुम लोगों की तलाश में जगह जगह चेकिंग हो रही होगी, आर्थर ने कहा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे लिए बंदरगाही के इलाके में वाक़ई एक नज़दीकी होटल में कमरे बुक करा दूं ताकि चेकिंग ख़त्म होने तक तुम दोनों वहाँ वक्त गुजार सको। हमारी तलाश ज़रूर होगी आर्थर, लेकिन सबसे पहले उन्होंने बसरा से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी की होगी। बसरे में तो हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की होंगे, वो किस किस को रोक कर चेक करेंगे। इत्मीनान कर लेने में क्या हर्ज है। अगर बाद में बसरे की सड़कें महफूज हुई तो मैं तुम लोगों को होटल से अपने घर मुंतकिल कर दूंगा। मैं तुमसे इत्तफाक नहीं करता मिस्टर आर्थर। मुमकिन अब तक तमाम होटलों को हदायत जारी की जा चुकी हों कि हर नए क़याम करने वाले को चेक कर लिया जाए। ये मुश्किल तो है, आर्थर ने तशवीश से कहा, और ये भी मुश्किल है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में ले जाऊं। अगर चेकिंग होगी तो तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। इसका ये हल है कि तुम अपनी गाड़ी से जाओ, हम दोनों अलग अलग टैक्सियों से आते हैं। हमारे हुलिये इस हद तक तो तब्दील हो चुके हैं कि हमें आसानी से नहीं पहचाना जा सकेगा। कपड़ों से भी हम मशकूक नजर नहीं आते। मसला अगर है तो करेंसी का, जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आर्थर ने उसी वक्त कैशियर को बुलाकर खासी मिकदार में मुकामी करेंसी हमारे हवाले कर दी और हम तीनों आगे पीछे वहां से रवाना हो गए। आर्थर ने इस मामले में खासी राजदारी बरती थी और उसे अपने स्टाफ के किसी आदमी को भी ये हवा तक लगने नहीं दी थी कि वो हमें अपने घर ले जा रहा है। मैं अपने मकसद में कामयाब रहा था। वो अपने स्टाफ की तरफ से शकूक व शुबात का शिकार हो गया था। बसरा की सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां थी। रातों को यहाँ ब्लैक आउट हुआ करता था, मगर दिन के वक्त ही मालूम नहीं होता था कि इराकी कौम हालत जंग से गुजर रही है, और जंग भी कैसी जो कि रिश्ता कई साल से जारी थी और जिसके ख़त्म होने के बजाय किसी किस्म के इम्कानात नजर नहीं आते थे। मैंने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को उस इलाके का नाम बताकर टैक्सी में बैठ गया जहाँ आर्थर की रिहाइश थी। आर्थर सबसे पहले रवाना हुआ था। मुझे उसकी रवानगी के कोई 15 मिनट बाद टैक्सी मिली थी। मैं भी रास्ते ही में था कि फिजाई हमले के सायरन बजने लगे और टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी सड़क के किनारे लगाकर रोक दी। ट्रैफिक का बहता हुआ सैलाब दफतन थम गया था और लोगों ने गाड़ियों से निकलकर या तो पनागाहों का रुख किया था या महफूज पोजीशन इख्तियार कर ली थी। बसरे के आसमान पर त्यारा शिकन तोपों के गोलों के धुएं की लकीरें खींच गई थी और फिजा धमाकों से मुर्तश होने लगी थी। मुझे कोई त्यारा तो नजर नहीं आया, ताहम ये इम्कान था कि इराकी त्यारों ने ईरानी त्यारों को बसरे की फिजाई हदूद से बाहर ही रोक लिया हो।
15 मिनट तक धमाकों की गूंज से फिजा लरजती रही। फिर त्यारा शिकन तोपें खामोश हो गई और बसरे की फिजा मुहीब सन्नाटे की लपेट में आ गई। उसके कोई 5 मिनट बाद खतरा टल जाने के सायरन बजे और सड़कों पर फिर से रौनक नजर आने लगी। मेरा रुका हुआ सफर फिर से जारी हो गया। जिस वक्त मैं आर्थर के मुख्तसर से बंगले में दाखिल हुआ, टारमंडू उससे कबल ही वहां पहुंच चुका था। आर्थर मुझे ड्राइंग रूम में ले गया जहां टारमंडू पहले से मौजूद था। मैंने तुम दोनों से मुतल्लक हाई कमान को मुतला कर दिया है, आर्थर ने मुझसे कहा, और अब मुझे उनके जवाब का इंतजार है। आर्थर के हाथ में एक पेंसिल थी और मेज पर एक पैड पड़ा नजर आ रहा था। ड्राइंग रूम के एक गोशे में एक रेडियो भी रखा हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया कि आर्थर को तलाबीब से पैगाम रेडियो पर ही मौसूल होता। उससे आखिर में कोई अंदाजा लगाने से कासिर था। ताम जो कुछ भी था जल्दी सामने आने वाला था। तुम यहाँ खैरियत से पहुंच गए? मैंने टारमंडू से कहा, मेरा मतलब है रास्ते में किसी किस्म की चेकिंग से तो वास्ता नहीं पड़ा। नहीं, टारमंडू ने जवाब दिया, मेरी टैक्सी को तो कहीं भी चेक नहीं किया गया। और तुम? उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हमें बसरा की सड़कों पर हरगिज़ नहीं तलाश किया जाएगा। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त निकला, आर्थर ने धीरे से कहा। मुझे भी कहीं कोई गैर मामूली सरगर्मी नहीं दिखाई दी। अब मैं खुद को किसी हद तक महफूज तसव्वुर करता हूँ। मैंने कहा, तलाबीब से हदायत मौसूल हो जाएं तो फिर हम यकसोई के साथ अपने आइंदा लाए अमल पर गौर कर सकेंगे। पैगाम मौसूल होने में ज्यादा देर नहीं लगी। रेडियो सेट से अजीब किस्म की आवाजें उभरी थी और आर्थर की पेंसिल तेजी से कागज पर दौड़ने लगी। पैगाम गालिबन मोरिस कोड में था और इंतहाई मुख्तसर था। इतना मुख्तसर कि महज 3 हरफी था, उन्हें वापस भेज दो। इसके अलावा कोई और हदायत नहीं दी गई। आर्थर ने पैड पर लिखे पैगाम को घूरते हुए कहा, इसका मतलब है कि अब सब कुछ मुझे ही तय करना होगा। मैंने एक तवील सांस ली। हाँ, सब कुछ तुम ही तय करोगे, मगर उससे कबल मैं नहाना चाहता हूँ। नहाए हुए एक अरसा हो गया। आर्थर बजीद था कि नहाने से कबल मेरा तिब्बी मुआयना जरूरी है, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। सुन भी कैसे सकता था? डॉक्टर का सामना करने की तैयारी तो मुझे बाथरूम में ही करनी थी। आखिरकार आर्थर को शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी और चंद ही लम्हों बाद मैं बाथरूम में था। नहाकर निकला तो डॉक्टर को मौजूद पाया। वो एक अमरीकी यहूदी था, मगर उसने यहाँ खुद को ईसाई जाहिर कर रखा था और दरपर्दा आर्थर दूसरे लफ्जों में इसराइल के लिए काम कर रहा था। उसने मुझे खुशमगीन नजरों से घूरा। आपके बारे में जो तफसीलात मुझे मिस्टर आर्थर की ज़बानी मालूम हुई हैं, उनके पीछे नजर नहाना आपके लिए सख्त मुज़र था। उसने कहा, मैं अपने रिस्क पर नहाया हूँ डॉक्टर, मैंने जवाब दिया। मेरे ख्याल में मेरे जख्म इस हद तक मंदेमिल हो चुके हैं कि अब किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है। इस किस्म के फैसले आपको खुद नहीं करने चाहिए, उसने खुश्क लहजे में कहा। आपकी जिंदगी मुल्क और कौम की अमानत है, कपड़े उतारें। मैं खुद भी इस बात से वाकिफ हूँ डॉक्टर, मैंने कमीज उतारते हुए कहा। लीजिए, आप अपना इत्मीनान कर लीजिए। नहाने के बाद मैंने अपनी कमर पर एक मखसूस लोशन मल लिया था जो मुझे कर्नल नौमान ने फराम किया था और जो शुरू ही से मेरे पास मौजूद रहा था। कर्नल नौमान ने बताया कि उसके इस्तेमाल से जिल्द की हुय्यत ऐसी हो जाएगी जैसे कोई चोट ठीक होने के बाद होती है। बाथरूम में नस्ब आईने में मैं उस लोशन का कमाल तो खुद ही देख चुका था। अब वही कमाल डॉक्टर के चेहरे के तासरात के आईने में देखना चाहता था। मेरी कमर की हालत देखकर डॉक्टर के चेहरे पर जो तासरात उभरे, उन्होंने मुझे उस हैरत अंगेज लोशन की तासीर का कायल कर दिया जिसने एक डॉक्टर को भी धोखा दे दिया था। ठीक है, डॉक्टर बुड़बुड़ाया, जख्म मंदेमिल हो चुके हैं, आप नहा सकते हैं, मगर आप पर बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद कभी रहम दिली से नहीं किया जाता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी कुछ तो ख्याल करना चाहिए। आदमी और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। ये इराकी तो बिल्कुल दरिंदे हैं। हम तो अपने शिकार के साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक करते हैं। उन्होंने तो फिर भी बड़ी इंसानियत का मुजाहरा किया है, मैंने कहा, और डॉक्टर का मुंह हैरत से खुल गया। ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं आपकी ब्रेन वॉशिंग तो नहीं कर दी गई? डॉक्टर ने कहा। ये हकीकत है डॉक्टर, टारमंडू ने कहा। उन्होंने तो सिर्फ हमारी खाले ही उधेड़ने की कोशिश की है। जिसे तशद्दुद कहा जाता है वो तो हम पर किया ही नहीं गया। अनफिट, कतई अनफिट, डॉक्टर ने कतियत से कहा। इन दोनों की ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है। अब ये दोनों खतरनाक भी हो गए हैं। इन्हें किसी भी मुहिम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस हद तक तो मैं भी इन दोनों से मुत्तफिक हूँ, आर्थर ने कहा। और मुझे इस पर भी हैरत है कि इराकियों ने इतनी शराफत का मुजाहरा क्यों किया। उनसे ऐसी तवक्को तो नहीं थी, वो तो दरिंदे हैं। क्या तुम भी इराकियों की कैद में रह चुके हो? डॉक्टर ने थूक निगल कर कहा। क्या मतलब? आर्थर ने डॉक्टर को घूरा। तुम भी इराकियों की तरफदारी कर रहे हो, लगता है तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग भी की गई है। क्या फजूलियात बक रहे हो?
आर्थर ने नाखुशगवार लहजे में कहा, अपने काम से काम रखो, गैर मुतल्लक बातों में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें क्या मालूम तशद्दुद किस चिड़िया का नाम है? अपनी इस बेइज्जती पर डॉक्टर ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया, मगर मजीद कुछ कहे बगैर उसने चंद दवाइयों के नाम लिखे और उसका आर्थर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये दवाएं बाजार से मंगवा लेना, मैंने इस्तेमाल का तरीका लिख दिया है। डॉक्टर अपना बैग उठाकर वापस जाने की तैयारी कर ही रहा था कि मैंने उसे टोक दिया। तशद्दुद के दौरान मेरे सर पर भी चोट आई थी डॉक्टर साहब। वो वापस जाते जाते रुक गया। सर पर चोट आना तशवीशनाक बात है, उसने कहा। तुम क्या महसूस करते हो? मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी यादाश्त मुतासर हुई हो। कोई बात याद करने के लिए ज़हन पर जोर देता हूं तो सर में दर्द महसूस होने लगता है। उसने 2-4 मजीद सवालात किए, सर का सरसरी मुआयना किया और एनसिफा बोल्ड टैबलेट लिख कर चला गया। उस बेचारे को क्या मालूम था कि सर में चोट आना तो कुजा, मुझ पर तो तशद्दुद तक नहीं किया गया था। आर्थर के बंगले पर सिर्फ एक मुलाजिम था जिसने हमारे लिए खाने का बंदोबस्त किया। उसके मुतल्लक आर्थर ने बताया कि वो भी मोसाद से ही मुतल्लक है। फिलहाल तो तुम दोनों इसी बंगले तक महदूद रहो। खाने के दौरान आर्थर ने कहा, तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन हम कब तक गोशे नशीन रहेंगे मिस्टर आर्थर? मैंने कहा, गोशे नशीनी हमारे मसले का हल तो नहीं है, ये वक्ती बात है। मैं तुम्हारे कागजात बनवाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम महफूज तरीके से इराक से बाहर निकल सको। उसके लिए भी तो हमें अपने हुलिये तब्दील तो करने ही पड़ेंगे। हुलियों की तब्दीली लाजमी है। मेकअप का सामान यहाँ भी मौजूद है। आज रात तक किसी भी वक्त अपने हुलिये तब्दील कर लो ताकि कल सुबह तुम्हारी तस्वीरें खींची जाएं और कल ही से मैं तुम दोनों के लिए कागजात हासिल करने की कोशिश शुरू कर दूं। उसी रात सोने से कबल हम दोनों ने अपने हुलिये तब्दील कर लिए थे। प्रोग्राम के मुताबिक सुबह आर्थर को हमारे कागजात बनवाने का काम शुरू करना था, मगर वो सुबह कभी नहीं आई। दोपहर के खाने के बाद रात का खाना भी हमने एक साथ ही खाया। खाने के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। अब टारमंडू ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आर्थर के अंदाज में वो सख्ती बरकरार नहीं रह गई थी जिसका मुजाहरा उसने हमसे मिलते ही किया था। खाने के बाद हम तीनों अफराद बेतकल्लफाना अंदाज में बड़ी देर तक बातें करते रहे। आर्थर इस बात की वजह से बहुत फिक्रमंद था कि उसके आदमियों में कोई काली भीड़ भी मौजूद है। वो बार बार इस सज़म का इजहार कर रहा था कि वो जो कोई भी है आर्थर की नज़रों से ज्यादा अरसे बचा नहीं रह सकेगा। टारमंडू भी यही समझ रहा था कि हमारी मुखबरी हुई थी। सिर्फ मैं इस हकीकत से वाकिफ था कि किसी मुखबर का कोई वजूद नहीं है। असल बात तो ये थी कि आर्थर खुद ही आर्मी इंटेलिजेंस वालों की नज़र में आ गया था। हमारी ये नशिस्त रात 12 बजे के बाद इख्तिताम पजीर हुई और हम दोनों सोने के लिए बलाई मंजिल पर वाक़े ख्वाबगाह में चले गए। मगर आर्थर की ख्वाबगाह निचली मंजिल पर थी, जबकि उसका मुलाजिम कंपाउंड में वाक़े सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश पजीर था। सोने से कबल हम दोनों ने मेकअप करके अपने हुलिये काफ़ी हद तक तब्दील कर लिए थे। ये आर्दी मेकअप था, मगर काफ़ी अरसे बरकरार रह सकता था। टारमंडू तो खैर मेकअप में था, मगर मुझे दौरे मेकअप के अजाब से गुजरना पड़ रहा था। असल चेहरे पर नॉर्मन शैलूफ का मास्क था और उस मास्क पर अपनी इस आर्दी हैसियत का प्लास्टिक मेकअप था। मेकअप वगैरह से फारिग होने के बाद जब हम सोने के लिए लेटे तो रात के 1:30 बज चुके थे। टारमंडू फौरन ही सो गया, मगर मुझे सोने में खासा वक्त लगा। ज़हन पर बहुत से ख्यालात की जलगार थी। मादी की यादें भी थी और मुस्तकबिल के मंसूबे भी। मुस्तकबिल जो हमेशा बेयकीनी की धुंध में पोशीदा होता है, किसी को मालूम नहीं होता कि उस धुंध के अकब से क्या बरामद होगा। मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि ख्यालात की इस जलगार के दौरान कब नींद की कोई नन्ही सी किरण फूटी थी और कब उसने मुझे अपनी मेहरबान आगोश में ले लिया था। बस इतना मालूम है कि मैं सोचते सोचते सो गया था और दोबारा मेरी आंख खुली तो मुझे बेचैनी के एहसास ने घेर रखा था। यकीनन कोई गैर मामूली बात थी जिसने सोते भी मेरे आसाब को झुंझोड़ कर रख दिया था। एक लम्हे के शायद 1000वें हिस्से के अंदर अंदर मेरी नींद काफूर होगी और आवाज पूरी तरह काम करने लगे। किसी भी गैर मामूली सूरती हाल से 2-4 होने पर मेरे साथ यही होता है। मैंने सबसे पहले नजरें घुमाकर कमरे का जायजा लिया। 0 पावर के नीले बल्ब की मदम रोशनी में टारमंडू अपने बेड पर बेसुध पड़ा सो रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था, अलमारियां बंद थी, एयर कंडीशनर की खनक सरसराहट मामूल के मुताबिक थी। खिड़कियों पर पड़े हुए पर्दे होले होले हिल रहे थे। दीवार की घड़ी 3 बजने का ऐलान कर रही थी। एक ही लम्हे में पूरे कमरे का जायजा मैं ले चुका था। सब कुछ हस्बे मामूल था, कहीं किसी गड़बड़ के आसार नहीं थे। लेकिन सवाल ये था कि मेरी छठी इस मुसलसल किसी खतरे का ऐलान क्यों कर रही थी। मैंने अज़र-ए-नौ कमरे का जायजा लिया।
मगर कोई एक बात भी खिलाफ मामूल तलाश ना कर सका। आखिर मैं बेड पर उठकर बैठ गया। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरी छठी इसने मुझे धोखा दिया है। इससे कबल भी 12 मेरी छठी इसने मुझे अनदेखे खतरात से खबरदार किया था और मादी के रिकॉर्ड के पीछे नजर मैं उस पर एतमाद करने के लिए मजबूर था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई कमरे के अंदर मौजूद है या जैसे कोई मुझे देख रहा है, मगर बज़ाहिर कमरे में मेरे और टारमंडू के अलावा और कोई नहीं था। और अगर कोई था तो बेड के नीचे हो सकता था या बाथरूम के अंदर। बाहर सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर कहीं से भारी असला चलने की दमक सुनाई दे रही थी। लड़ाई बसरा के मुजाफात में हो रही थी और इस किस्म के धमाकों की आवाजें मामूलात में शामिल हो गई थी, इसलिए उन्हें गैर मामूली करार नहीं दिया जा सकता था। एयर कंडीशन की सरसराहट, वाल क्लॉक की टिक टिक भी मामूल की बात थी। टारमंडू सोते में खराटे नहीं लेता था, मगर उसकी गहरी गहरी सांसें लेने की आवाजें भी मेरी समाज से साफ टकरा रही थी। ऐसे में ये यकीन कर लेना मुश्किल ही था कि कमरे में और कोई भी मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसे बेड के नीचे छुपने की क्या जरूरत है। मैंने नींद से बेदार होने के बाद हिले जुले बगैर सिर्फ आंखों को गर्दश देकर कमरे का जायजा लिया था। अगर कोई वहां मौजूद होता तो मेरी नजरों से छुप नहीं सकता था, और एक सोए हुए शख्स से छुपने के लिए बेड के नीचे घुसने तक की भी समझ नहीं आती थी। फिर मुझे ये भी अच्छी तरह याद था कि सोने से कबल मैंने खुद अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाई थी, खिड़कियां भी अंदर से बंद थी। ऐसे में किसी के कमरे में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके लिए जरूरी था कि अंदर से कोई चुटकी खोली जाती। वाह सूरत ये थी कि मेरे सोने के बाद टारमंडू ने कोई चुटकी खोल दी हो, और ये बात भी खासी काबिले फहम थी। वो तो तकरीबन फौरन ही सो गया था और मुझे सोए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था। इतने कम वक्फे में किसी सोए हुए शख्स का उठना मुश्किल ही होता है। मैं बेड से उतर आया। बेचैनी के जिस एहसास से मैं गुजर रहा था उसके पीछे नजर सोना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। दोबारा सोने से कबल पूरी तरह मुतमईन होना जरूरी था। मैंने सबसे पहले दीवार गिर अलमारी खोलकर देखी, फिर बेड के नीचे झांक कर देखा। दोनों जगह कोई नहीं था। मैं खुद को अहमक महसूस करने लगा। मैं एक बंद कमरे के अंदर किसी को तलाश करने की कोशिश कर रहा था जहां किसी का दाखिल होना मुमकिन ही नहीं था। मगर मैं अपने इस हिस्स का क्या करता जो बदस्तूर मुझे खतरे के सिग्नल दिए चली जा रही थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि खतरे की नोयत मुख्तलिफ भी तो हो सकती है। मसलन ये कि कोई मोहलक किस्म का कीड़ा मकोड़ा, सांप या बिच्छू कमरे में घुस आया हो। इस ख्याल से कदरे इत्मीनान महसूस हुआ, मगर मुकम्मल इत्मीनान करना जरूरी था। अभी तक मैंने बाथरूम चेक नहीं किया था। मुझे तवक्को थी कि वहां भी कोई नहीं होगा और बाथरूम का दरवाजा खोलने पर मेरे अंदाजे की तस्दीक होगी। टारमंडू अभी तक बेखबर सो रहा था। मैंने बड़ी खामोशी के साथ कमरे की तलाशी ले ली थी और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी उलझन में इजाफा होता चला जा रहा था। खतरे की कोई अलामत नजर नहीं आ रही थी। मैंने हर मुमकिन बारीक बीनी से कमरे की तलाशी ले ली, मगर कोई मुस्बत नतीजा हासिल करने में नाकाम रहा। कमरे में कुछ होता तो मिलता, वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद कोई खतरा जरूर था। अब सिर्फ 2 इम्कानात बाकी रह गए थे। खतरा या तो दरवाजे की सिम से था या फिर खिड़कियों की तरफ से। खिड़की के इम्कानात ज्यादा थे। वजह यह थी कि खिड़की बैरूनी रुख पर खुलती थी, और अगर कोई इस कमरे में घुसने की कोशिश करता तो उसके लिए आसान रास्ता खिड़की वाला होता, जहां किसी किस्म की मुज़ाहमत के इम्कानात बहुत कम थे। बंगले के अंदर घुसना तो शायद मुमकिन ही ना था। मैंने पहले खिड़की को आजमाने का फैसला किया, मगर खिड़की खोलने के लिए कमरे की लाइट बुझाना जरूरी था। बसरा इन दिनों ब्लैक आउट की जद में था। 0 पावर का बल्ब बुझते ही कमरे में घुप अंधेरा हो गया। मैं अंधेरे में खिड़की की तरफ बढ़ा और खिड़की के नजदीक पहुंचकर पर्दा सिरका दिया। बाहर की फिजा तारीक नहीं थी। कमरी महीने का 3रा हफ्ता चल रहा था और चांद की रोशनी में सामने की रूम में बने हुए बंगले धुंध में डूबे हुए से महसूस हो रहे थे। मैंने खिड़की खोल दी। खिड़की खोलने से हल्की सी आवाज उभरी थी, मगर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे खिड़की खुलने की आवाज के अलावा मैंने कोई और आवाज भी सुनी हो। फौरी तौर पर यह तयन करना दुश्वार था कि ये मेरा वहम था या ये हकीकत थी। तब मैंने खिड़की से सर निकालकर बाहर झांका। सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा था। अहाते की दीवार के साथ उगे हुए फूलों के पौधे नरम हवा के दोष पर लहरा रहे थे, और गेट के दोनों तरफ लगे हुए खजूरों के तनावर दरख्त गोया सरशारी के आलम में झूम रहे थे। एक लम्हे के लिए तो मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी वहम का शिकार हो गया हूँ। खिड़की खुलने पर जो आवाज मैंने सुनी थी, मुमकिन है वो किसी दरख्त के पत्तों की सरसराहट सी हो। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने दोबारा एक आवाज सुनी। इस बार आवाज बहुत वाज़ेह थी,
نہ صرف وعدے تھی بلکہ میں نے اس کی سمت کا تعین بھی کر لیا تھا۔ آواز کمرے کے اندر سے آئی تھی اور دروازے کی سمت سے آئی تھی۔ میں بڑی تیزی سے پلٹا۔ کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا نہیں رہا تھا اور میں بخوبی دیکھ سکتا تھا، خاص طور پر دروازے کا چمکدار ہینڈل جو اب نیچے سے اوپر کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کمرے کے باہر رائداری میں کوئی موجود تھا اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ میرے اور ٹارمنڈو کے علاوہ اس بنگلے میں صرف 2 افراد اور تھے، آرتھر اور اس کا ملازم۔ ان دونوں میں سے کسی سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس وقت اور اس طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کرے۔ بالفرض انہیں ہم دونوں میں سے کسی سے کوئی کام لینا پڑتا تو بھی وہ یہ پراسرار انداز ہرگز اختیار نہ کرتا۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ باہر رائداری میں کون ہے اور اس کمرے تک اس کی رسائی کیوں کر ہوئی؟ آرتھر اور اس کے ملازم کا کیا بنا؟ یہ تمام سوالات اپنی جگہ بے حد اہمیت کے حامل تھے، مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس شخص سے نمٹا جائے جو دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص بنگلے کے اندر گھسا ہے تو یقیناً وہ تنہا نہیں ہوگا، اس کے اور بھی ساتھی ہوں گے اور مسلح بھی ہوں گے، جبکہ نہ تو میرے پاس اسلحے کے نام پر کوئی چیز تھی اور نہ ہی ٹارمنڈو کے پاس کچھ تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ اس کے لیے ٹارمنڈو کو اٹھانا ضروری تھا۔ اسے جگائے بغیر دروازہ کھولتا اور فائرنگ ہوتی تو وہ سوتے میں مارا جاتا اور میرا مقصد فوت ہو جاتا۔ فوری طور پر اس فیصلے پر پہنچ کر میں ٹارمنڈو کے بیڈ کی طرف جھپٹا اور اس کا کاندھا پکڑ کر ہلایا۔ ٹارمنڈو ہڑبڑا کر اٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چونکہ کمرے کی لائٹ بجھی ہوئی تھی اس لیے فوری طور پر اسے کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ منہ سے کوئی آواز نکالے جسے سن کر باہر موجود شخص یا اشخاص ہوشیار ہو جائیں۔ ٹارمنڈو، یہ میں ہوں نارمن، میں نے جلدی سے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ ہم خطرے میں ہیں، کوئی کمرے کے باہر موجود ہے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبردار زور سے کچھ مت بولنا ورنہ وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، مگر شاید نیند اس کے ذہن پر مسلط تھی اور وہ پوری طرح سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ کون دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا۔ آواز ہلکی ہی تھی۔ میں دروازہ کھولنے جا رہا ہوں، میں نے اس کا بے وقوفانہ سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو بھی ہیں مسلح ضرور ہوں گے، ممکن ہے فائرنگ بھی شروع کر دیں۔ تم کو میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ فائرنگ ہونے کی صورت میں کہیں سوتے ہی نہ مارے جاؤ۔ ٹارمنڈو کی عقل ٹھکانے آ گئی اور اس کے آواز پوری طرح کام کرنے لگے۔ دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے نارمن؟ اس نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ معلوم تو ہو کہ آخر باہر ہے کون اور اس طرح چوری چھپے کیوں گھسا ہے۔ یہ سراسر حماقت ہوگی۔ باہر کون ہے اور اندر کیوں گھسا ہے یہ معلوم کرنا آرتھر کا درد سر ہے۔ ہم کیوں اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالیں؟ ٹارمنڈو ٹھیک کہہ رہا تھا، ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آرتھر جانے اور اس کا کام جانے، میں تو بالکل ہی غیر متعلق تھا۔ اگر ان لوگوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہوا کرے، مجھے اس سے کیا؟ مگر میں اپنی متجسس فطرت کا کیا کرتا؟ میرے لیے اس معاملے سے الگ رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں دروازہ کھول رہا ہوں ٹارمنڈو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹارمنڈو نے پھر احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور اس نے بھی یہ محسوس کر کے کہ اب میں دروازہ کھول ہی دوں گا، بیڈ سے چھلانگ لگا دی۔ وہ خوفزدہ تھا اور اس کا خوف زدہ ہونا حق بجانب تھا۔ ایک نہتہ شخص کبھی بھی مسلح افراد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے دروازے کی چٹکی گرائی اور تیزی سے دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا تاکہ اگر کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو تو میں دروازے کے پٹ کی آڑ میں رہوں۔ مگر دروازہ نہیں کھلا، حالانکہ میں اب بھی باہر رائداری میں کسی کی موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ میں سانس روک کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ باہر موجود کوئی بھی تھا، اسے یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کمرے میں موجود فرد یا افراد غیر مسلح ہوں گے۔ شاید وہ اسی لیے محتاط تھا۔ ممکن ہے جس طرح میں اس کے اندر آنے کا انتظار کرتا رہا تھا اسی طرح وہ بھی میرے باہر نکلنے کے منتظر ہوں۔ یہ تو ایک غیر معمولی بات تھی کہ ہم مسلح نہیں تھے اور ایسے میں دروازہ کھول کر باہر نکلنے کا خطرہ بہرحال مول نہیں لے سکتا تھا۔ پھر وہ ہوا جس کی توقع نہ میں کر سکتا تھا اور نہ یہ بات کسی اور کے وہم و گما میں آ سکتی تھی۔ دروازے کے قفل میں چابی گھومنے کی آواز سنائی دی، پھر میں نے ہینڈل گھومتے دیکھا اور مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ دروازہ باہر سے مقفل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سے باہر دھیمی آواز میں باتیں کرنے کی آوازیں آئیں اور پھر میں نے ایک سے زائد لوگوں کے چلنے کی آوازیں سنی جو کمرے سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں بری طرح بکھلا گیا۔ ان لوگوں نے بڑی خلاف توقع حرکت کی تھی۔ میں نے جھپٹ کر دروازے کے ہینڈل پر زور آزمائی کی، مگر میرا اندازہ درست ہی تھا۔ دروازہ باہر سے مقفل کر دیا گیا تھا۔
टारमंडू ने भी बदली हुई सूरत महसूस कर ली थी और उठकर मेरे नजदीक आ गया था। क्या बात है नॉर्मन? उसने परेशान लहजे में पूछा। तुम देख ही रहे हो, दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया है, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर उसके भी ओसान खता हो गए और मेरी तरह उसने भी हैंडल से जोर आजमाई की, जो बेनतीजा ही रही। अब क्या होगा नॉर्मन? उसने कपकपाती आवाज में कहा। अभी एक कैसे तो निकल ही नहीं पाए थे कि फिर फंस गए। मैं उसे क्या जवाब देता, खुद मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो कौन लोग थे और हमें इस तरह कमरे में बंद कर देने से उनका मकसद क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्मी इंटेलिजेंस वाले हमें तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंच गए हो? टारमंडू ने कहा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। अगर उन लोगों का ताल्लुक आर्मी इंटेलिजेंस से होता तो वो हमें यूं छोड़कर वापस न चले जाते। तो फिर वो आखिर लोग थे कौन है और हमें यूं कमरे में क्यों बंद करके चले गए? जो लोग भी हैं हमारे दुश्मन हैं, दोस्त हरगिज नहीं हो सकते, मैंने कहा। और उसके साथ ही मेरे ज़हन में एक जमाका सा हुआ। यहूदियों के दुश्मन मेरे तो दोस्त ही होंगे, मगर मैं अपने इस ख्याल का बरमला इजहार नहीं कर सकता था। मैं एक यहूदी एजेंट के रूप में जो था, यह भी तो मुमकिन है कि उन लोगों का ताल्लुक किसी मुकामी जराइम पेशा गिरोह से हो। हाँ, ये मुमकिन है, मगर हम इस इम्कान पर यकीन करने का खतरा नहीं मोल ले सकते। हमें तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की फिक्र करनी है, मैंने कहा और कमरे की खिड़की बंद करके पर्दे खींच दिए। टारमंडू ने कमरे की लाइट जला दी थी। अगर मुझे कोई 4 इंच लंबा कोई मोटा तार मिल जाए तो मैं कवल खोलने की कोशिश कर सकता हूँ, टारमंडू ने कहा। हमारी कुल कायनात ये कमरा है, मैंने जवाब दिया। मिलकर ढूंढते हैं, अगर यहाँ कोई तार मिल गया तो ठीक है, वरना फिर खिड़की के रास्ते ही फरार होना पड़ेगा। काफी तलाश करने के बाद हमें एक मुड़ा तड़ा सा तार मिल गया। टारमंडू वो तार लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे ताला खोलने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। दरवाजा गैर मुकम्मल हो गया है नॉर्मल, टारमंडू ने मेरी तरफ मुड़कर कहा। अब बताओ क्या करना है? सबसे पहले तो बंगले का जायजा लेना जरूरी है ताकि उन लोगों के बारे में कुछ तो अंदाजा हो, लेकिन दरवाजा खोलने से कबल कमरे की लाइट बुझा देना जरूरी है। स्विच बोर्ड दरवाजे के साथ ही दीवार पर नस्ब था। मैंने कमरे की रोशनी बुझाई और टारमंडू के शाने पर हाथ रख दिया। मेरे नजदीक ही रहने की कोशिश करना, मैंने उससे कहा। मुमकिन है वो लोग अभी तक गए ना हो, एक साथ रहकर हम एक दूसरे से बेखबर तो नहीं रहेंगे। दरवाजा खोलकर बाहर निकलने के मामले में मैंने टारमंडू को आगे रखा। एक यहूदी के मेकअप में नामालूम लोगों के हाथों मारा जाना मुझे गवारा नहीं था। अगर मरना ही है तो एक मुसलमान की जगह एक यहूदी क्यों मरता? रायदारी मुकम्मल तारीकी में डूबी हुई थी। हालांकि यहाँ से रोशनी की एक किरण भी बाहर नहीं जा सकती थी। ब्लैकआउट की खिलाफ वर्जी होने का कोई इम्कान नहीं था। यही वजह थी कि रात जब हम सोने के लिए कमरे में आए थे तो यहाँ रोशनी थी, जबकि इस वक्त मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी। शायद ये भी उन्हीं लोगों का कारनामा था जो यहाँ घुस आए थे। वही यहाँ से जाते हुए रोशनी बुझा गए होंगे। मैं और टारमंडू आगे पीछे मोहतात अंदाज में चलते हुए नीचे जाने वाले जीनों तक पहुंचे। टारमंडू बदस्तूर मुझसे आगे था। उसका ख्याल था कि वो लोग फरार हो चुके हैं। खुद मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन मैं मोहतात रहना चाहता था और यही एहतियात पसंदी मेरे काम आ गई। जीनों के पास पहुंचते ही नीचे से एक फायर हुआ और टारमंडू चीख मार कर गिर पड़ा। मैंने बिजली की तेजी से फर्श पर लोड लगाई थी, वरना अगली गोली ने मुझे चाट लिया होता। ये अंदाजा गलत साबित हुआ था कि वो लोग वापस जा चुके हैं। वो वापस नहीं गए थे। मालूम नहीं उनकी तादाद क्या थी। हम पर फायर करने वाला बहरहाल एक ही था, जो अंधेरे की वजह से हमें नजर नहीं आ सका। हम चूंकि मुतहर्रिक थे, इसलिए वो हमें देख लेने में कामयाब हो गया था। टारमंडू बुरी तरह तड़प रहा था। मालूम नहीं गोली उसके जिस्म पर कहाँ लगी थी। जख्म अगर मोहलक ना होता तब भी उसका बचना मुश्किल ही लगता था। उसके जिस्म से खून तो बहरहाल बहता ही रहता। उसके लिए तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त करना तो दूर की बात थी, मुझे तो खुद अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। 2 फायरों के बाद मजीद फायर किए गए। मालूम नहीं वो कितने दीदा दिल लोग थे कि उन्होंने साइलेंसर तक इस्तेमाल करने की जहमत गवारा नहीं की थी, यानी उन्हें किसी किस्म का डर खौफ नहीं था। मजीद फायर उन्होंने महज एहतियातन ही किए थे, इसलिए कि अगर हम में से किसी के पास असला होता तो हमने जवाबी फायर जरूर किए होते। लेकिन ये मालूम होने के बावजूद कि हम गैर मुसल्लह हैं, उन्होंने ऊपर आने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने महसूस किया कि वो फरार हो रहे हैं। शायद यहाँ उनकी आमद का मकसद पूरा हो चुका था। वो सदर दरवाजे से बाहर निकले थे, शायद उसी रास्ते से अंदर भी आए होंगे। उन्होंने सदर दरवाजे को भी बाहर से मुकम्मल कर दिया। मैंने कुंजी घूमने की आवाज़ साफ सुनी थी। अब मेरे लिए इस बात पर यकीन करना दुश्वार था कि वो मुकामी जराइम पेशा अफराद थे। बात यकीनन कुछ और ही थी। मैं तेजी से अपनी जगह से उठा,
खतरात बढ़ चुके थे। गोलियां चलने की आवाजें दूर तक गई होंगी और अब इस बंगले में नहीं रहा जा सकता था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि आर्थर कितनी गहरी नींद सो रहा है जो कई फायर होने के बावजूद नहीं उठा, और उसका वो मुलाजिम कहाँ मर गया जो आर्थर के बकौल सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। मैंने सबसे पहले रायदारी की लाइट जला दी। लाइट ऑन होने के बायस नीचे हाल में भी रोशनी फैल गई थी। मैंने एक लम्हे में पूरे हाल का जायजा ले डाला। अब वहां कोई नहीं था। तमाम दर हमलावर फरार हो चुके थे। उस तरफ से मुतमईन होकर मैंने टारमंडू को चेक किया। गोली उसके सीने पर तकरीबन वस्त में लगी थी और वो गशी की कैफियत में था। खून काफी बह चुका था। अब भी अगर उसे फौरी तिब्बी इमदाद मिल जाती तो उसके बचने के कुछ इम्कानात पैदा हो सकते थे। गोली दिल से चंद इंच हटकर लगी थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। हर लम्हा इस बात का खतरा था कि कहीं कोई आ ना जाए। फायरिंग की आवाजें सुनकर किसी न किसी ने पुलिस को फोन तो जरूर कर दिया होगा और मैं यहाँ कैद होकर रह गया था। टारमंडू को उसके हाल पर छोड़कर मैं तेजी से निचली मंजिल पर आया और आर्थर के कमरे की तरफ बढ़ा। निचली मंजिल की तरफ रोशनियां जलाने पर यह हैरान कुन इंकिशाफ हुआ कि कहीं किसी किस्म की अफरा तफरी नजर नहीं आ रही, जैसे वहां कोई गैर मामूली वाकया हुआ ही ना हो। आर्थर के कमरे के दरवाजे पर मुझे पहली गैर मामूली अलामत नजर आई। सुर्ख रंग के मार्कर से 2 अदद तिरछी लकीरें खींची गई थी जो एक दूसरे के दरमियान से गुजरी हुई थी, यानी सुर्ख रंग से ज़रब का निशान बनाया गया था। मेरे पास इस निशान पर गौर करने की मोहलत नहीं थी, इसलिए मैंने उस निशान को नजरअंदाज करते हुए कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर मुल्किजी रोशनी में पूरा कमरा उल्ट पुल्ट दिखाई दे रहा था। मैंने कमरे में दाखिल होकर लाइट जला दी और फौरन आर्थर के बाहर ना आने की वजह मेरी समझ में आ गई। वो अब कभी खुद से अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रह गया था, क्योंकि उसकी गर्दन एक तरफ को ढुलकी हुई थी और मुंह खुला हुआ था। उसे कत्ल कर दिया गया था। वक्त जाया किए बगैर मैं वहां से आगे बढ़ा और मैंने दीवार में नस्ब उस आईनी सेफ को देखा जो खुला हुआ था। उसकी सफाई कर दी गई थी। मालूम नहीं आर्थर उसमें रकम के अलावा और क्या चीजें रखता होगा। मुझे यकीन था कि वो कुछ खुफिया किस्म के कागजात भी सेफ में रखता होगा। बहरहाल अब वहां ना कोई रकम थी और ना ही इस किस्म का कोई कागज था। उस आईनी सेफ के अलावा कमरे की हर चीज तकरीबन उधेड़ डाली गई थी। पुलिस तफ्तीश करती तो उन्हें डाकू करार देती जो लूट मार करके चले गए थे। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और रायदारी में निकल आया। अभी मैं रायदारी ही में था कि मैंने पुलिस कार के सायरन की आवाज सुनी जो तेजी से करीब आती जा रही थी। किसी पड़ोसी ने फोन करके पुलिस को मुतला किया होगा। मेरी रफ्तार में अचानक बहुत तेजी आ गई। मैं कहीं कहीं सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। टारमंडू के सीने से गाढ़ा गाढ़ा खून उबल रहा था और वो बदस्तूर गशी की कैफियत में था। उसे नजरअंदाज करके मैं अपनी ख्वाबगाह में आया जहां मैंने मुकामी करेंसी छोड़ी थी जो आर्थर ने मेरे हवाले की थी। वहीं अलमारी में टारमंडू ने भी अपनी रकम रखी थी। अपने पैसों के अलावा मैंने टारमंडू के पैसे भी जेब में ठूंसे और वापसी के लिए पलट पड़ा। पुलिस कार अब बहुत नजदीक आ गई थी। शायद वो बंगले के अहाते में दाखिल हो रही थी और जब तक मैं दोबारा निचली मंजिल पर पहुंचा पुलिस कारें न सिर्फ रुक चुकी थी बल्कि उन्होंने कार बेल का बटन भी दबा दिया था। मैं बुरी तरह गिर गया था। पुलिस चौंके फायरिंग की इतला पाकर यहाँ पहुंची थी, इसलिए इम्कान था कि वो बंगले को घेरे में ले लेंगे। सोचने समझने का वक्त नहीं था, तेजी से अमल करने का वक्त था। मैं उनके नरगे से महज अपनी रफ्तार के बल पर ही निकल सकता था, वरना एक बार वो मुझे घेरने में कामयाब हो जाते तो कम अज कम फौरी तौर पर उनकी गिरफ्त से बचना मेरे लिए महाल हो जाता। बाद में अगर फरार होने का मौका मिल जाता तो वो और बात होती। मैं निचली मंजिल पर रुके बगैर अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं दिल में दुआ कर रहा था कि अकबी दरवाजा मुकफ्फल ना हो, और उस वक्त मैं खुशी से निहाल हो गया जब मैंने अकबी दरवाजे को गैर मुकफ्फल पाया। सिर्फ अंदर से चुटकी लगी हुई थी। दरवाजे से बाहर निकलने से कबल मैंने झांक कर बाहर का जायजा लिया और मैदान साफ पाकर जल्दी से बाहर निकला और एक नजदीकी कद आदम पौधे के अकब में पहुंच गया। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताखीर होती तो मैं उन पुलिस वालों की नजरों में आ गया होता जो पोजीशन लेने के लिए अकबी सिमत आ गए थे। उनका अंदाज वाकई ही ऐसा था जैसे वो डाकुओं को घेरे में ले रहे हों। मैं सांस रोककर उन्हें देखने लगा। इतनी चांदनी तो थी कि कुछ फासले तक साफ दिखाई दिया जा सकता था। मुझे अगर बरवक्त आड़ ना मिल जाती तो मुड़ते वक्त वो जरूर मुझे देख लेते। वो 2 पुलिस वाले थे और शायद एक हेड कांस्टेबल था। हेड कांस्टेबल ने उन दोनों को हदायत दी और उन्हें मुतय्यन करके वापस चला गया। दोनों के हाथों में खुद का राइफलें थी और रुख बंगले की तरफ था। ताम दोनों के अंदाज में बेपरवाही थी। क्या मुसीबत है, एक ने जिल्लाए हुए अंदाज में कहा।
فائرنگ کرنے والے کیا ہمارے انتظار میں اب تک اندر بیٹھے ہوں گے؟ میں نے دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دی۔ وہ واقعی درست کہہ رہا تھا۔ ہمیں کیا؟ دوسرے کانسٹیبل نے کہا، ہمیں تو احکامات کی بجاوری سے غرض ہونی چاہیے، لیکن میں ایسی فرض شناسی کے خلاف ہوں جس میں آدمی کو عقل کے منافی کام کرنا پڑے۔ عقل استعمال کرو گے تب بھی اتنی تنخواہ ملے گی جتنی عقل استعمال کیے بغیر ملتی ہے۔ نہیں یار، ذرا غور تو کرو، اگر کوئی بنگلے میں ہوتا تب بھی سائرن سن کر فرار ہو گیا ہوتا یا ہمارے انتظار میں بیٹھا رہتا؟ کیوں دماغ خراب کر رہے ہو؟ اگر کوئی اندر نہیں ہوگا تو ہمارا کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ہمارا اچھا ہی ہے، خواہ مخواہ مقابلہ کرنے سے تو بچیں گے۔ پہلا کانسٹیبل بڑبڑا کر خاموش ہو گیا اور میں پلٹ کر عقبی دیوار کی طرف دیکھنے لگا، جو زیادہ بلند نہیں تھی مگر اس تک پہنچنا بھی مسئلہ تھا۔ دیوار مجھ سے کم از کم 6 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں اپنی جگہ چھوڑتا تو کسی کی نظروں میں بھی آ سکتا تھا۔ میں نے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے کا فیصلہ کرنے میں عافیت جانی۔ چند ہی منٹ بعد ایک سارجنٹ آتا دکھائی دیا، اس کے ساتھ ہی چند سپاہی بیٹھے۔ تمام کھڑکیوں اور دروازے چیک کرو، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا۔ شاید کہیں سے اندر داخل ہونے کا راستہ مل جائے۔ وہ سامنے والے راستے کی طرف سے مایوس ہو کر اس طرف آئے ہوں گے۔ صدر دروازہ تو مکفل تھا اور اندر کوئی میں تھا جو دروازہ کھولتا۔ 2 منٹ کے اندر اندر انہوں نے عقبی دروازہ دریافت کر لیا جو کھلا ہوا تھا۔ اس دریافت نے ان میں سنسنی پھیلا لی اور پھر سارجنٹ کے حکم پر کئی سپاہی دوڑتے ہوئے بنگلے کے اندر گھس گئے۔ کچھ باہر ہی رک گئے تھے مگر اب ان سب کی توجہ عقبی دروازے کی طرف تھی۔ وہ کسی غیر معمولی وقوع کی توقع کر رہے تھے۔ یہ موقع میرے لیے بہت غنیمت تھا۔ اس سے فائدہ نہ اٹھاتا تو شاید اس کے بعد کوئی اور موقع مل ہی نہ پاتا۔ انہیں اندر کوئی نہ ملتا تو پھر ان کی توجہ باہر کی طرف ہی مرکوز ہوتی۔ چونکہ تمام لوگوں کی توجہ دروازے پر مرکوز تھی، اس لیے میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی اور عقبی دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاند ایسے زاویے پر تھا کہ اس کی روشنی براہ راست مجھ پر نہیں پڑ رہی تھی۔ دیوار کے نزدیک پہنچ کر کھڑے ہونے سے قبل میں نے پلٹ کر دیکھا، اب بھی ان میں سے کوئی اس طرف نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں تیزی سے کھڑا ہوا اور عقبی دیوار پر چڑھ گیا۔